नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज आप सुनेंगे मालती जोशी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है इतिश्री। कहानी पसंद आने पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी इतिश्री। आज खाना नहीं बनेगा क्या? कब से बन गया है? तो फिर परोसो। परोसने का मुहूर्त कब है? जब आप कहें। तो फिर कहना पड़ेगा क्या खाना परोसने के लिए? रमा ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई घर में चली गई। जवाब देती तो पतिदेव और नुक्ता निकालते। सीधी बात करना तो इस आदमी ने सीखा ही नहीं है। जब भी मुंह खोला कोई न कोई उल्टी सीधी बात ही की है। खाने की बात ही को ले लो। अगर खुद होकर वो कहेगी कि खाना खा लो तो कहेंगे जब तुम कहोगे जब भी खाना खाना पड़ेगा क्या? काम निपटाने की पड़ी रहती है, चाहे सामने वाले को भूख हो न हो। इसलिए आजकल वो बुलाती नहीं है खाने पर। जब वो कहते हैं तभी परोसती है। थाली लगाकर उसने आवाज दी, आ जाइए। पतिदेव आते ही बोले, तुम्हारी थाली कहाँ है? मैं बेटू के साथ खा लूंगी। वे हजरत, पूरी शहर की खाक छान कर आधी रात को लौटेंगे, तब तक क्या भूखी बैठी रहोगी? अच्छा, आपकी माँ आपके लिए खाना लेकर आधी आधी रात तक बैठी रहती थी। आप दोनों के पहले मेरे खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। चाहे गोद में बच्चा हो या पेट में, मुझे तो आधी आधी रात तक रुकना ही पड़ता था। मेरी माँ को गुजरे कई बरस हो गए हैं। उसे क्यों कोस रही हो? कोस नहीं रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ कि बेटा भूखा हो तो माँ के गले से ग्रास नहीं उतरता। दरअसल वह कहना चाहती थी कि रात रात भर रमी खेलने वाले बेटे के लिए भी माँ भूखी बैठी रहती थी। फिर उसका बेटा तो कुछ कर रहा है, पर उसने ये कहा नहीं। कहती तो अच्छा खासा महाभारत हो जाता। इतने दिनों तक इंटर कॉलेज ड्रामा के रिहर्सल चल रहे थे। आज उसी का फाइनल डे था। उसका मन उधर ही लगा हुआ था। पति ने टोका भी, ध्यान किधर है तुम्हारा? कब से दाल मांग रहा हूँ, ध्यान किधर है तुम्हारा? लेकिन उसके कान मोबाइल की तरफ लगे हुए थे। तभी घंटी बजी तो वह दौड़ पड़ी। फोन बेटू का ही था। उसने खुशी से भरे आवाज में बोला, मम्मा बधाई हो, आपके बेटे को एक्टिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। सच? खुशी से उसकी आंखें छलक आई। हाँ माँ, और हमारा नाटक सेकंड आया है। बेटू, आते हुए कोई दुकान खुली दिखे तो मिठाई लेते आना, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा दूंगी। यह आवाज कैसी आ रही है? तुम्हारे पिताजी खाने पर बैठे हैं, थाली पीट रहे हैं। माँ जाओ उन्हें अटेंड करो, नहीं तो हंगामा मचा देंगे। रसोई में आते ही उसने पूछा, थाली क्यों बजा रहे थे? तुम बीच में ही कहाँ उठकर चली गई थी? सब कुछ सामने ही तो रखा था। तुम कौन सा पहाड़ खोदने गई थी? फोन लेने गई थी। ऐसा किस लाड साहब का फोन था कि तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं थाली पर बैठा हूँ? बेटू का फोन था। और फिर उसने हर्ष विह्वल होकर कहा, आज उसके यहाँ ड्रामा कंपटीशन का रिजल्ट था ना, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला है, फर्स्ट प्राइज। तुम तो ऐसे हुलस रही हो जैसे तुम्हारा बेटा दिलीप कुमार बन गया है। आज की तारीख में तो वह मेरे लिए दिलीप कुमार ही है। फिर वह अनुनय भरे स्वर में बोली, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज जब वो घर आए रोज की तरह उससे बहसबाजी ना करिएगा। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह आपका हुक्म है जो मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। तुम माँ बेटे को मेरा बोलना इतना बुरा लगता है? बुरा तो लगता है क्योंकि बहुत कड़वा होता है, और हम दोनों को ही नहीं, आपकी लाडली को भी आपका बोलना बुरा लगता है। अभी 2 दिन पहले उसका फोन आया था। कह रही थी पापा से कहो कि जो कुछ कहना हो मुझसे कहा करे, नवीन से कुछ न कहे। कह रही थी कि पापा तो कह सुनकर अलग हो जाते हैं
उसका ताप मुझे सहना पड़ता है। अगले 4-5 दिन तक घर में उदासी घिर जाती है। आपने नवीन को फोन किया था क्या? हाँ किया था। किसी से डरता हूँ क्या? उसका बाप। आपने उसे फोन क्यों किया था? उसका बाप कलकत्ते वाली जमीन बेच कर आया है। उससे पूछना था कि उसके हिस्से कुछ आया कि सारी जमीन वही बटोर कर ले गया। आपको यह सब पूछने की क्या जरूरत थी? उनका घरेलू मामला है। उस घर में मेरी बेटी ब्याही है। लेकिन आपकी बात तो आपकी बेटी के खिलाफ ही जाती है ना। घर वाले तो यही समझेंगे कि आपकी बेटी ने आपसे पूछवाया होगा। कह रही थी कि इतनी सी बात के कारण घर में काफी कलह हो गई। देखिए, आपकी अच्छी बुरी बातें, घर वाले हैं हम लोग तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन दामाद क्यों सुनेगा? दामाद ने पलटकर जवाब दे दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें क्या लगता है वह चुप बैठा? जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? बोला, मेरे पिता अभी जीवित है, बंटवारे की नौबत अभी नहीं आई है, पर आप घर का सौदा करते समय बेटी को याद रखिएगा, उसका हिस्सा न डकार जाना। उस नालायक को कैसे पता चला कि मैं घर बेच रहा हूँ? आप घर बेच रहे हैं? मैं पूछ बैठी। अनजाने अनचाहे उनके मुंह से सच निकल बैठा। बोले, बिल्डर को दे रहा हूँ। इस पुराने घर की साज संभाल अब मुझसे अकेले से नहीं होती। बिल्डर इसे नई शक्ल सूरत दे देगा और हमारे लिए एक फ्लैट भी दे देगा। और तब तक वो हमारे रहने की कोई व्यवस्था खुद ही कर देगा। ठीक है। यह कहते हुए वे उठ गए और रमा दोनों हाथों से सिर थामे बैठी रह गई। घर बेचे जाने की बात पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। पति की पिछली कारगुजारियों को देखते हुए उसे लगता था यह तो बहुत पहले ही हो जाना था। उसे तो घर से कोई मोह नहीं था। बस ये चाहती थी कि जब तक बेटे की नौकरी लग नहीं जाती तब तक तो घर की छत सिर पर बनी रहे। फिर तो वह न घर का मुंह देखेगी और न घर वाले का। बिल्डर की बात पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। यह आदमी उसे सड़क पर खड़ा कर देगा, इस बात का भी उसे पूरा भरोसा है। बहुत पुरानी एक बात उसे याद आ गई। गांव के बाहर उनका एक आम का बगीचा था। अक्सर ही परिवार वालों के साथ या सखियों के साथ या उनके मित्रों के साथ वहां पर पिकनिक मनाई जाती थी। आम के मौसम में ढेरों आम आते थे। अचार मुरब्बों से घर भर की बरनियां भर जाती थी और टोकरियों में भर भर के ढेरों आम आस पड़ोस मोहल्ले में बांटे जाते थे। एक बार पूरा सीजन निकल गया, घर पर एक आम नहीं आया। तब उसकी सास जीवित थी। तब ताव खाकर ठेकेदार के घर पहुंच गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने उनके पांव पकड़ लिए। बोला, माँ जी, मैं तो नौकर आदमी हूँ, मालिक की आज्ञा के बिना किसी को एक आम भी कैसे दे सकता हूँ? ठेकेदार समझ गया। बोला, माँ जी, आपको शायद पता नहीं है, आम का बाग तो मालिक ने बेच दिया। नए मालिक ने मुझे काम पर रख लिया, यही बड़ी मेहरबानी है, वरना मैं तो सड़क पे आ जाता। सुनकर माँ जी सन्न रह गई। ठेकेदार ने एक टोकरी भर के आम उन्हें देने चाहे तो वो उन्हें वहीं पटक कर घर चली आई। बेटे से पूछने पर उसने अत्यंत निर्लिप्त भाव से कह दिया, बाबूजी की 13वीं का खर्चे के लिए जो कर्जा लिया था उसे चुकाना था, इसलिए बगीचा बेच दिया। तुम्हारे बाबूजी को गुजरे तो 3 बरस हो गए। हाँ, तो इन 3 बरसों में सूद मूल से भी ज्यादा हो गया था, क्या करता? बेटे की साफ गोई पर माँ जी ताज्जुब में आ गई। फिर बोली, देखो, आज एक बात ध्यान से सुन लो, मेरी 13वीं पर आप लोग कोई कर्ज नहीं लोगे। मेरी अस्थियां जब सिराने जाओ ना तो वहीं 3-4 ब्राह्मण जिमा देना, बस। इतना कहकर भी वे आश्वस्त नहीं हुई।
और एक पोटली भर नोट रमा को थमाते हुए बोली, इन्हें संभाल के रखना। रमा ने पूछा, ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए और काहे के लिए आप मुझे दे रही हैं? मेरी अंत्येष्टि के लिए, मेरी लकड़ी लाने के लिए, मेरी चिता की लकड़ी के लिए चंदा करके मुझे बेइज्जत न करना। मुकुल के लिए चेन बनाकर रखी थी, उसी को बेचकर ये पैसे जुटाकर रखे हैं, संभाल के रखना। मांझी ने बेटे को अच्छी तरह से परख लिया था। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकलनी थी, घर परिवार पूरा जुटा था, मोहल्ले के लोग खूब भीड़ जमा हो गई थी। घर लोगों से भरा हुआ था। ऐसे में उसके पति ने उसे एक तरफ बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपके पास माँ की अंत्येष्टि के लिए भी पैसे नहीं है? अरे ये सब अचानक हो गया है। ठीक ही तो हुआ, अगर वो बीमार पड़ती तो क्या आप इलाज कराने के लिए पैसे खर्चते? फिर पैसे देते हुए बोली, मुझे ये सब पता था, इसलिए भैया लोगों से बोला था कि आते हुए कुछ पैसे लेते आना। अब बाद में आप उनका कर्जा चुका देना बस। पतिदेव ने हमेशा की तरह गर्दन हिलाई और बाहर चले गए। माँ नहीं रही तो उनके ऊपर कोई अंकुश ही न रहा। उन्होंने अपने पुश्तैनी दुकान पर बैठना भी छोड़ दिया। पूछा तो बोले, वहां बैठे बैठे पीठ में दर्द होता है, कमर दुखने लगती है। दुकान पर मैंने एक लड़का रख दिया है। जब 4 महीने तक भी दुकान से एक पैसा भी नहीं आया तो रमा ने पूछा तो पतिदेव बोले, दुकान किराए पर उठा दी है। उस पेशगी वाली रकम का क्या हुआ, यह पूछना चाहकर भी रमा ने पूछा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हमेशा ही अनुत्तरित रहते थे। एक दिन मुकुल दुकान पर गया था, आकर बोला, दुकान का तो काया पलट हो गया है। दुकान पहचानने में ही नहीं आती। कॉस्मेटिक्स, ग्रीटिंग कार्ड, ब्यूटी आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स और पता नहीं क्या क्या है उसमें। वह तो बाजार में अलग ही नजर आ रही है। मुकुल ने बताया कि दुकान की सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदली है, दुकान पर का साइन बोर्ड भी अलग हो गया है, मालिक का नाम बदल गया है। उसने पति से जवाब तलब करने की कोशिश की तो बोले, पैसे की जरूरत थी तो बेच दी। बोली, बताना तो था, हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? बताता तो तुम क्या कर लेती? यह तो सच था कि वह क्या कर लेती। वह चिंता में पड़ गई। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा? उसकी छोटी सी नौकरी है जिससे 2 वक्त का खाना जुट जाता है, पर गृहस्थी में और भी तो कितने खर्चे होते हैं, उनका क्या? अपनी इसी उधेड़ बुन में वह डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि बच्चे इस बोझिल वातावरण से ऊब चुके हैं और वे स्नेह, प्यार और ऊष्मा का वातावरण पाने के लिए कहीं बाहर कोई आलंबन ढूंढने लग गए हैं। जिस दिन मीनल ने घर से भागकर शादी की, उस दिन उसे इस बात का होश आया। मीनल के पापा ने बड़ा हंगामा किया। तब उसने बड़े शांत स्वर में कहा, आप उसके लिए कौन सा आईएएस अफसर लाने वाले थे जो इतना हंगामा बरपा रहे हो? उसकी कॉलेज की फीस तो आपसे भरी नहीं गई, उसको घर पे बिठा रखा था। ऐसे में कब तक कोई बैठा रह सकता है? ऐसे में कोई भी भटक सकता था। यह तो अच्छा है कि लड़का परिचित है, पढ़ा लिखा है और कमाऊ है। हमें भी लगा कि बच्चे ने अच्छा ही किया है। बाप के भरोसे बैठी रहती तो जिंदगी भर कुंवारी ही बैठी रहती। और जिसे फूटी कौड़ी भी नहीं थी, उसके यहाँ जमीन जायदाद का हिसाब मांगने पहुंच गए। बेशर्मी की भी हद होती है। उन्हें पक्का विश्वास हो गया है कि माँ और भाई की शह पाकर ही बेटी ने यह कदम उठाया है। तब से मुकुल उनकी आंखों का कांटा बन गया है। उसे हर महीने उसे फीस के लिए वे तरसाने लगे थे। हार कर रमा ने भाइयों से गुहार की कि मैं रोटी का इंतजाम तो जैसे तैसे कर लूंगी, पर राखी भाई दूज का मानकर आप मेरे बेटे की फीस हर माह भर दिया करें। यूं तो राखी भाई दूज का और फीस का कहीं से कोई संबंध नहीं था, फिर भी भाइयों ने अपने भांजे की फीस भरी।
बेटे ने भी आश्वस्त किया है कि वह मामा द्वारा दी गई फीस का एक एक पैसा जरूर चुका देगा। मुकुल को मौसा जी ने अपना पुराना स्कूटर दे दिया है। दुनिया भर के लड़के चमाचम बाइक दौड़ाते रहते हैं, मुकुल उस पुराने स्कूटर को ही खदेड़ता रहता है, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। भगवान ऐसा समझदार बेटा सबको दे। मुकुल की याद आते ही उसकी नजर घड़ी की ओर गई। 11 बजने को थे। उसने सोचा अब मुकुल आता ही होगा। कटोरी में राई और नमक लेकर वह दरवाजे में खड़ी हो गई और खिड़की से बाहर देखती रही। गली में उसके स्कूटर की आवाज सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया। मुकुल ने स्कूटर लाई गेट के अंदर और फिर गेट बंद किया और फिर घर में आते हुए माँ से बोला, माँ गेट का ताला देना। रमा ने कहा, 1 मिनट वहीं खड़े रहना, और फिर राई नून हाथ में लेकर बेटे की नजर उतारने लगी। उसने राई नून का हाथ ऊपर किए ही थे कि किसी ने उसके हाथों को जोर से झटका दिया। पूरा राई नून उसके हाथों से बिखर गया। ये क्या किया आपने? चीखते हुए वह रो पड़ी। तुम्हारा बेटा कौन सी जंग जीत कर आया है जो उसकी नजर उतारी जा रही है? मुकुल घर के भीतर आया। उसने कसेले स्वर में कहा, वाह वाह, इससे बढ़िया स्वागत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत किस लिए जनाब? आवारागर्दी करके लौट रहे हो इसलिए? उन्होंने कड़क आवाज में प्रश्न दागा। पापा, रोज रोज एक ही प्रश्न पूछते हुए आप थकते नहीं, बोर नहीं होते? मैं तो उत्तर देते देते ऊब गया हूँ, कुछ नया सोचिए ना। अच्छा तो ये बताओ, कॉलेज पढ़ने जाते हो या नाटक ड्रामे करने? पापा, यह प्रश्न पूछने का अधिकार उनको है, सिर्फ उनको, जो मेरी फीस भरते हैं। बदतमीज! कहते कहते उनका हाथ उठ गया, पर दूसरे क्षण उनका हाथ बेटे की जवान मुट्ठी में कैद था। वह कसमसा गए। लगा कि यह बलिष्ठ मुट्ठी और कुछ देर ऐसी कसी रही तो उनकी हड्डियां चटक जाएंगी। जैसे ही बेटे ने मुट्ठी खोली, वे गरज उठे, निकल जा मेरे घर से, अभी, इसी वक्त। यह घर मेरे दादा परदादा का है, इसमें रहने का हक मुझे भी उतना ही है जितना कि आपको है। जब आप अपना घर बनाइएगा, उसमें से बेशक मुझे निकाल दीजिएगा। मुझे कानून सिखाएगा तू? मम्मा, आप खाना लगा दो, यह बहस तो चलती रहेगी। कहकर मुकुल अपने कमरे में चला गया। रमा रसोई की ओर मुड़ी। सुनो। रमा रसोई के दरवाजे में ठिठक गई। आज अगर तुमने उसे खाना दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। रमा सिर झटक कर रसोई में बढ़ गई। रसोई में जाकर उसने खाना गर्म करना शुरू किया। वे रमा के पीछे पीछे किचन में पहुंच गए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा मुंह देखोगी जो तुमने उसे खाना दिया। रमा टेबल पर थाली, कटोरी, गिलास सजाती रही। वे फिर बोले, तुमने सुना नहीं? मेरा मरा मुंह देखोगी जो तुमने खाना उसे दिया। सुन लिया भाई, सब सुन लिया। कितनी बार एक ही एक बात दोहराएंगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? पीछे से मुकुल की आवाज आई। उन्होंने देखा मुकुल की आंखें लाल अंगार हो रही थी गुस्से से। वे सहम कर पीछे हट गए। मुकुल के किचन में आते ही उन्होंने कहा, आजा बेटा, मैंने सारा अन्न गर्म कर दिया है, आराम से बैठकर खा ले। मैं बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो शांति से खा नहीं पाएगा। तुम खा चुकी माँ? हाँ बेटा, मुझे लगा आज तुम्हें देर हो जाएगी, इसलिए खा लिया। मैं बाद में समेट लूंगी सब। अब तुम आराम से बैठकर खाओ। कहते हुए वह बाहर निकल आई और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। बाहर वे जले भुने बैठे थे। बोले, मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैंने भी तुमसे कुछ कहा था ना कि आज के दिन बहसबाजी मत करना। आज भी बहसबाजी करोगे रोज की तरह तो उसकी सारी खुशी पर पानी फिर जाएगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, पूरा हंगामा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हैं कि मैं आपकी बात मानूंगी? मेरी तुम्हारी बात में कोई फर्क नहीं है।
मैंने कहा था मेरा मरा मुंह देखोगी अगर तुम उसे खाना दोगी तो, मतलब तुम्हें मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मत भूलो कि मेरे जीने से तुम सुहागिन कहलाती और इठलाती हो सुहागिन बन के। वह भरी बैठी थी, एकदम फूट पड़ी। ऐसे निकम्मे सुहाग का मैं क्या करूं? इससे तो मैं अभागिन ही बली। कहते हुए कहते उसने अपना मंगलसूत्र निकालकर उनकी तरफ उछाल दिया। इसे भी बेच आइए, कुछ दिन का आपका खर्चा पानी चल जाएगा। वे सन्न रह गए। यह वही मंगलसूत्र था जो अगर बिखर जाता था तो वह सारे काम छोड़कर उसे पिरोने बैठ जाती थी। सूने गले से वह पानी का एक घूंट तक गले से नीचे नहीं उतारती थी। वही मंगलसूत्र आज उसने ऐसे उछाल दिया था जैसे वो कोई मामूली चीज हो। उनके स्वामित्व का अहंकार पल भर में शेष हो गया था। उनका पति होने का अहंकार किसी रद्दी कागज के टुकड़े की तरह उनके पैरों में पड़ा था। आज उनके संबंधों की इतिश्री हो गई। इतिश्री का अर्थ है खत्म होना, समाप्त होना। दोस्तों, आपने अभी मालती जोशी लिखित कहानी इतिश्री सुनी। मिलती हूँ दोबारा किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।